हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम हमारा नया टॉपिक लेंगे, वो है ग्रंथियां। ग्रंथियों में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर होने वाले हार्मोन्स, कौन कौन सी ग्रंथियां आती है और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन, उनकी कमी और उनकी अधिकता से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं ग्रंथियां। ग्रंथियां क्या होती है? कोशिकाओं का वह समूह जो तरल पदार्थों का स्त्राव करता है, ग्रंथियां कहलाती है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो क्या करता है, तरल पदार्थों को स्त्रवण करता है, वो ग्रंथियां कहलाती है। ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है: अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथियां होती है जो तरल पदार्थों को बिना किसी नलिका के सीधे रुधिर में डाल देती हैं, वह अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। बहिःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो किसी नलिका की सहायता से तरल पदार्थ को डालती है, वह बहिःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। मिश्रित ग्रंथि वो होती है जो नलिका की सहायता से भी और बिना नलिका के भी अपने तरल पदार्थ को पहुंचाने का काम करती है, वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल से पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, इसके अलावा पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि आदि। ठीक है। फिर है बहिःस्रावी ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है, जैसे श्वेत ग्रंथि और अश्रु ग्रंथि। ये क्या करती है, हमारे जो बॉडी है उसको नम बनाने का काम करती है और हानिकारक जीवाणुओं से दोनों ग्रंथियां रक्षा करती हैं। ठीक है। फिर है मिश्रित ग्रंथि जिसमें है अग्नाशय। अग्नाशय को हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम सीक्रेट करती है। वो एंजाइम हमारे पाचन में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए अग्नाशय को बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और अंतःस्रावी कहने का कारण ये है कि ये बिना किसी नलिका के इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रवण करती है। ठीक है। तो इस पेज में हमने पढ़ा ग्रंथियां कोशिकाओं का वह समूह जो क्या करता है, तरल पदार्थों का स्त्राव करता है, तरल पदार्थ निकालता है, जो क्या करता है, तरल पदार्थों का स्त्राव करता है, ग्रंथियां कहलाती है। ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है: अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, मिश्रित। अंतःस्रावी जो होती है वो रुधिर तक बिना किसी नलिका के तरल पदार्थ को पहुंचाने का काम करती है। बहिःस्रावी नलिका की सहायता से करती है, मिश्रित दोनों की सहायता से करती है। ठीक है। अब ग्रंथियों में बात करें तो सबसे बड़ी हमारे मानव शरीर में जो ग्रंथि पाई जाती है वो यकृत पाई जाती है, जो कि पाचन तंत्र वाले चैप्टर में मैंने आपको यकृत के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाया था कि यकृत जो होता है उसमें पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं जो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहते हैं। ऑर्निथिंग साइकिल में ये अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछी जाए तो वो यकृत होती है, लेकिन अगर पूछी जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। यकृत जो है वो बहिःस्रावी ग्रंथि में आता है, लेकिन ये ऑल ओवर ग्रंथियों में देखा जाए तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में पूछा जाए तो थायराइड सबसे बड़ी है। ठीक है। फिर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष होती है, जो मटर के दाने के समान होती है। पीनियल भी होती है, लेकिन पीनियल जो होती है बाल्यावस्था के अंदर आते आते समाप्त हो जाती है, इसलिए हम सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को मानते हैं। फिर है शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि। शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी होती है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है? अंतःस्रावी तंत्र जो होता है वो एक तरल पदार्थ का निष्कासन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन। ये क्या होते हैं? डक्टलेस होती है, मतलब नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है इनको। ये सीधे रक्त में, शरीर में सीधे रक्त को ये सप्लाई करती है तरल पदार्थ। इसके जनक जो थे वो थॉमस एडिसन थे, है ना। और ये क्या करती है? तंत्रिका तंत्र के साथ कोशिकीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने का काम करती है। ये क्या करती है? कोशिकीय क्रियाएं, जब तंत्रिका तंत्र जो होता है वो संपूर्ण कोशिकीय क्रियाओं का लंबी अवधि के लिए तंत्रिकायन नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है? अंतःस्रावी तंत्र को ये काम दे देता है। ठीक है। ये सब और एक्स्ट्रा काम होते हैं तंत्रिका तंत्र के, इसलिए ये क्या करता है? कोशिकीय क्रियाओं के समन्वय के लिए अंतःस्रावी तंत्र को बोल देता है, जो ये कार्य करता है। ये कुछ टाइम के लिए होती है,
कुछ टाइम के लिए अपनी भूमिका निभाता है, फिर उसके पश्चात इसकी भूमिका कौन निभाता है? अंतःस्रावी तंत्र निभाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा अंतःस्रावी तंत्र जो होता है वो तरल पदार्थ सीक्रेट करता है हार्मोन के रूप में, नलिका विहीन होती है, सीधे ब्लड में पहुंचती है। इसके जनक जो थे वो थॉमस एडिसन थे। तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर ये कोशिकीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, अब है हार्मोन। तो अब हम पढ़ेंगे हार्मोन क्या होते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉइड और वसीय अम्ल प्रकृति के होते हैं वे हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं? हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर में वृद्धि, उपापचय आदि क्रियाओं को संपादित तथा नियंत्रित करते हैं। हार्मोन क्या करते हैं? वृद्धि, उपापचय आदि क्रियाओं को संपादित और नियंत्रित करते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपना इफेक्ट डालते हैं विशेष प्रकार के ऊतकों से जुड़कर, है ना, विशिष्ट प्रोटीन से जुड़ते हैं और ऊतकों पर अपना इफेक्ट डालते हैं, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि और विभिन्न प्रकार के जो भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य हार्मोन्स के द्वारा स्थापित होते हैं। ठीक है, ये संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। सर्वप्रथम जो हार्मोन खोजा गया था वो था सिक्रेटिन हार्मोन। सर्वप्रथम हार्मोन कौन सा खोजा गया था? सिक्रेटिन हार्मोन। और हार्मोन शब्द जो है वो स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया है। तो हार्मोन क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन, लिपिड एंड स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं वो हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, और हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने दिया था। सर्वप्रथम सिक्रेटिन हार्मोन की खोज की गई थी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथियां व हार्मोन। ठीक है, हार्मोन ऐसे पादपों में भी स्रावित होते हैं, लेकिन हम मानव के बारे में पढ़ेंगे। मानव में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियों में पाए जाते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर इसका विवरण प्रस्तुत करूंगी, उसके पश्चात एक एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। तो मस्तिष्क में सबसे पहले पीनियल ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम मानव की तीसरी आंख, जैविक घड़ी कहते हैं। और ये क्या करती है? हमारी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रित करने का कार्य करती है। ये क्या करती है? जैसे एक निश्चित टाइम पे सोना और एक निश्चित टाइम पर उठ जाना, ये सारे कार्य कौन करती है? पीनियल ग्लैंड करती है। फिर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है ये पीनियल ग्लैंड जो होती है ये क्या करती है? मिलेटोनिन हार्मोन और सीरोटोनिन हार्मोन का स्त्रवण करती है, जो क्या करता है? मूड का और नींद का निर्धारण करता है सीरोटोनिन। और मिलेटोनिन जो होता है वो हमारे सोने जागने के चक्र को निर्धारित करता है, मतलब एक निश्चित टाइमिंग पे हमारा उठ जाना और एक निश्चित टाइम पे हमारा सो जाना, ये सब पीनियल ग्लैंड में मिलेटोनिन हार्मोन करता है। इसके अलावा रंग प्रदान करने का काम भी कौन करता है? मिलेटोनिन हार्मोन करता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटराइन हार्मोन का, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं इसे, ये 9 प्रकार के हार्मोन का स्त्रवण करती है और इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कहने का कारण ये है कि ये क्या करती है? सभी ग्रंथियों पर अपना कंट्रोल रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जैसे एक टीचर एक क्लास में सब पे अपना कंट्रोल रखता है, उसी तरीके से ये ग्लैंड जो है सभी ग्लैंड्स पर अपना कंट्रोल रखती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है ना। ये 9 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित करती है। इनके आगे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि वो 9 प्रकार के हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं इनके बारे में। फिर है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि जो है पैराथायराइड हार्मोन स्त्रावित करती है। ये गले में पाई जाती है ना, और 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है ये। ठीक है, ये क्या करती है? रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ये क्या करती है? रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। फिर है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है हमारे गले में पाई जाती है, ये भी एच आकार की होती है। ये ग्रंथि क्या करती है? एक प्रकार का रस स्त्रावित करती है, जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये रस कब स्त्रावित होगा? जब हमारे बॉडी में आयोडीन उपस्थित होगा। इसीलिए कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। उसका कारण ये है कि ये एक रस का निर्माण करेगी जिसे थायरोक्सिन कहते हैं। अगर आयोडीन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो गलगंड नामक रोग हो जाता है, जिसे गोइटर कहते हैं। इसमें गला फूलकर लटक जाता है। ठीक है, फिर आती है थाइमस ग्रंथि।
थाइमस ग्रंथि जो है हमारे वक्षीय भाग पर पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि वक्षीय भाग पर पाई जाती है। इस ग्रंथि का आकार बच्चे में बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं इसका आकार छोटा होता जाता है। इसका कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, जिससे हमारे बॉडी में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता विकसित होती है, ठीक है। दूसरा ये करती है बाल्यकाल में जननांगों के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। फिर है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को करो या मरो हार्मोन कहते हैं। जब कभी भी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है या फिर हम किसी चीज को लेकर टेंशन में होते हैं तो हमारे हार्ट बीट्स जो होती है वो बहुत तेज हो जाती है। उसको स्टेबल करने का काम कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करती है, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि जो है इसको स्टेबल करने का कार्य करती है। इसे संकटकालीन परिस्थितियों से सामना करने के लिए एड्रिनलिन हार्मोन हमारे शरीर को तैयार करता है। मतलब जब भी कोई भयानक चीज हम देख लेते हैं तो हमारा माइंड जो है उस चीज को देख के बहुत बुरी तरीके से डर जाता है, तो ये चीज जो होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। इसलिए इस हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। फिर है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है ये क्या करती है? इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रवण करती है। ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में शुगर के लेवल को स्टेबल करने का काम करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, ठीक है। फिर है अंडाशय या वृषण। मादा में पाया जाता है, यानी कि फीमेल के अंदर अंडाशय पाया जाता है एंड मेल्स के अंदर वृषण पाया जाता है ना। अंडाशय जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करता है और वृषण जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में जननांगों लैंगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा मस्तिष्क में पाई जाने वाली दो प्रकार की ग्रंथियां, पीनियल ग्रंथि जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक जैविक घड़ी की संज्ञा दी जाती है, पीयूष ग्रंथि इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये सब ग्रंथियों पर अपना कंट्रोल रखती है। फिर पढ़ा पैराथायराइड ग्रंथि जो पैराथायराइड हार्मोन का स्त्रवण करती है, जो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने का काम करती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गोइटर थायराइड के कारण होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है। फिर थाइमस ग्लैंड जो क्या करती है? थाइमोसिन का निर्माण करती है, जो जननांगों के विकास में बच्चों के अंदर और वयस्कावस्था के अंदर ये रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता का विकास करती है, ठीक है। और एड्रिनल ग्रंथि ये करो या मरो हार्मोन कहा जाता है इसे। ये संकटकालीन परिस्थितियों से हम सामना करने में हमारी हेल्प करती है। फिर है अग्नाशय, ये इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण करती है जो ब्लड में शुगर के लेवल को बनाए रखता है। फिर है टेस्टिस एंड ओवेरी, ये क्या करती है? ओवेरी जो है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का निर्माण करती है और वृषण जो है वो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। अब हम एक एक करके एक एक ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क पे अर्थात हमारे ललाट के ऊपर पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क पे पाई जाने वाली ग्लैंड है ये कहाँ पाई जाती है? स्फेनोइड बोन जो होती है वहां पर एक गुहा पाई जाती है, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका में ये पाई जाती है, सेला टर्सिका। स्फेनोइड बोन में एक गुहा पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सेला टर्सिका। उसके अंदर पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है। तो ये अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के समान होती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये हाइपोथैलेमस नामक एक संरचना होती है, उस पर लटकी हुई संरचना होती है। जैसे यहाँ पर हाइपोथैलेमस है तो इससे ये लटकी हुई संरचना, ये यहाँ पर ये पीयूष ग्लैंड होती है और ये हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस इसका भी टीचर होता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये पिट्यूटरी को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये इन्फंडिबुलम बीच में जो स्थान है जिसपे ये लटका रहता है ये इन्फंडिबुलम होता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में इन्फंडिबुलम द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा पीयूष ग्रंथि
अग्र मस्तिष्क के स्फेनोइड हड्डी के सेलर टर्सिका गुहा में उपस्थित होती है। मटर के दाने के समान होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। अब हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो देखते हैं हम, पीयूष ग्रंथि से 9 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन, जो क्या करता है, हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। फिर होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। फिर है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर है एडीएच एडिनो डायूरेटिक हार्मोन। फिर है एमएसएच मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसे दुग्ध हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसे प्रसव पीड़ा वाला हार्मोन, लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। एसीटीएच एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। फिर है टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि नाम से ही मेंशन हो रहा है, ये क्या करता है, थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि आप हार्मोन सीक्रेट कीजिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन जो वृद्धि करेगा। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो शुक्र जनन और अंड जनन के लिए उत्तरदायी होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेम वर्क करते हैं, ये भी अंड जनन और शुक्र जनन के लिए उत्तरदायी होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये क्या करता है, मूत्र के सांद्रण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। फिर है मिलेनोसाइट, ये क्या करता है, मिलेनिन वर्णक का निर्माण करता है, जिससे हमारे बॉडी का कलर का निर्धारण, पिगमेंट निर्धारण किसके द्वारा होता है, मिलेनोसाइट के द्वारा। फिर प्रोलैक्टिन जो होता है वो दूध निर्माण में, दुग्ध ग्रंथियों को विकास करने में कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन, प्रसव पीड़ा में जो पीड़ा होती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होती है। फिर है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, है ना। फिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, थायराइड को स्टिमुलेट करता है, जिससे थायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायरोक्सिन को सीक्रेट करती है। ये एड्रिनल को सीक्रेट करने के लिए बोलता है कि आप एड्रिनलिन को सीक्रेट कीजिए, एड्रिनलिन हार्मोन को। ठीक है, तो अब इनके बारे में देखेंगे हम। ग्रोथ हार्मोन, शरीर की शारीरिक वृद्धि के लिए ग्रोथ हार्मोन उत्तरदायी होता है, इसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है ये क्या करता है, बाल्यावस्था में अगर इसकी कमी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की, तो हमें बौनापन हो जाता है, जिसे ड्राफेनिज्म कहते हैं। और अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो महाकायता हो जाती है, जिसे जाइगोटिज्म कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो लंबाई कद काठी है वो बढ़ नहीं पाती, तो बौना रह जाता है बच्चा। और महाकायता मतलब अत्यधिक बढ़ जाती है, 8 फीट तक भी लंबा हो जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से ड्राफेनिज्म होता है और अधिकता से जाइगोटिज्म होता है। और वयस्कावस्था में अगर इसकी कमी हो जाती है तो सीमंड नामक रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है, त्वचा पर सफेद प्रकार के चकत्ते जम जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं। जैसे सूर्यमुखी प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो इसी के कारण होता है, क्योंकि उसे सीमंड नामक रोग होता है। ठीक है, इसकी अधिकता से एक्रोमिगेली नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, हाथ पैर जो होते हैं भद्दे और लंबे हो जाते हैं, मतलब अत्यधिक एक अंग की बहुत अधिक लंबाई बढ़ जाती है। जैसे कि खली को एक्रोमिगेली नामक रोग है, उसकी अत्यधिक लंबाई, उसके हाथ पैरों के अजीबोगरीब बनावट जो है वो इसी के कारण है। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को हम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। ये प्यूटिटरी हार्मोन जो है, प्यूटिटरी ग्लैंड है उसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, है ना। ये इसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, शरीर की शारीरिक वृद्धि करता है। बाल्यावस्था में इसकी कमी से बौनापन होता है, अधिकता से महाकायता नामक रोग हो जाता है। ठीक है, बौनापन यानी ड्राफेनिज्म कहा जाता है, अधिकता में जाइगोटिज्म कहा जाता है। वयस्कावस्था में अगर इसकी कमी हो जाती है तो सीमंड रोग हो जाता है, वर्णक की अधिकता होने पर सफेद प्रकार के चकत्ते बन जाते हैं। ठीक है, फिर है इसकी अधिकता से एक्रोमिगेली हो जाती है, जिससे हाथ पैर जो है भद्दे और लंबे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है, महिलाओं में अंडोत्सर्ग और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण अर्थात शुक्र जनन की प्रक्रिया को, शुक्राणुओं के निष्कासन के लिए
और महिलाओं में अंडाणु के निष्कासन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अहम भूमिका होती है, वही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी कार्य होता है। ये भी शुक्र जनन और अंड जनन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये महिलाओं में अंडोत्सर्ग और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्रवण में मेन भूमिका निभाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पुरुषों में शुक्र जनन और महिलाओं में अंड जनन की भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। दुग्ध हार्मोन दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है प्रसव के पश्चात। जैसे ही माता का प्रसव खत्म होता है, उसके पश्चात जो हमारे मेमरी ग्लैंड्स है, दुग्ध ग्रंथियां हैं, उनमें दुग्ध का निर्माण जो होता है वो लैक्टोजेनिक हार्मोन के द्वारा होता है। फिर है ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित करता है, मतलब उसको मोटिवेट करता है कि आप एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट कीजिए। तो वो कौन करता है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करने में अहम भूमिका निभाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन शुक्र जनन और अंड जनन में। फिर है प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक, ये दूध निर्माण में है ना, दुग्ध ग्रंथियों को दूध निर्माण के लिए प्रेरित करता है। फिर है ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित करता है। फिर है MSH है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, मिलेनोमॉर्फस को मिलेनिन में चेंज करता है, जिससे गहरा रंग प्रदान होता है। मतलब ये क्या करता है, मिलेनोमॉर्फस नामक जो पाया जाता है उससे क्या करता है, मिलेनिन में कन्वर्ट करता है। मिलेनोमॉर्फस को मिलेनिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे गहरा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे गिरगिट हुआ, इनमें रंग बदलने में सहायक होता है। ये मिलेनोसाइट है, इनमें जैसे विभिन्न प्रकार के जानवर जो अपना कलर चेंज करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, इसी हार्मोन के कारण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेटाक्रोसिस कहलाती है। फिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड को प्रेरित करता है कि आप थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट कीजिए। ठीक है, फिर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये इसे क्या कहते हैं, दुग्ध विमोचक हार्मोन। ठीक है, इसे पीटोसिन भी कहा जाता है, पीटोसिन हार्मोन भी कहा जाता है, इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहा जाता है, इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। और इसके द्वारा स्टीवेस्ट्रोल इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, जिसके द्वारा गाय भैंसों में जो क्या करते हैं, दूध की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन को दुग्ध विमोचक हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दूध जो दुग्ध ग्रंथियां हैं उसमें दूध के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, पीटोसिन हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रसव पीड़ा के समय जो हमें पीड़ा का एहसास होता है, जो महिलाओं को पीड़ा का एहसास होता है, वो किसके द्वारा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है। लव हार्मोन इसलिए कहा जाता है कि जब नवजात शिशु पैदा होता है तो माता का उस शिशु के प्रति जो है स्नेह होता है वो इसी हार्मोन की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, इसीलिए इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है ना। फिर है बर्थ हार्मोन, इसके द्वारा एक नवजात शिशु की उत्पत्ति में अपनी अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। अमेरिका और यूरोप कंट्रीज में क्या होता है, गाय और भैंसों को स्टीवेस्ट्रोल के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनमें दुग्ध निर्माण की मात्रा बढ़ती है। इस प्रकार ऑक्सीटोसिन हार्मोन को पीटोसिन प्रसव पीड़ा हार्मोन, लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन, दुग्ध विमोचक हार्मोन आदि कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है कि गर्भाशय तथा योनि की जो मांसपेशियां हैं उनमें अनैच्छिक संकुचन प्रेरित करता है, मतलब कि प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है जो कि जन्म में सहायक होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लास्ट वन, ADH हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्या करता है, जल और लवणों में संतुलन स्थापित करता है, अर्थात जल व सोडियम का पुनरावशोषण भी करता है, उनमें स्टेबिलिटी लाता है। यह हार्मोन मूत्र का सांद्रण करता है। ठीक है, फिर इसकी अधिकता जो होती है
अगर ये हार्मोन किसी के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसको पानी पीने की कम आवश्यकता होती है, लेकिन जिसमें ये कम मात्रा में पाया जाता है उसे अधिक पानी पीने की आवश्यकता होती है। कम मात्रा में पानी पीने के लिए रेगिस्तान में जितने भी जीव है उनमें एडीएच हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वो बहुत कम पानी पर भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है। लंबे समय तक अल्कोहल, कॉफी तथा चाय का सेवन करने से इस हार्मोन की कमी हो जाती है। इस रोग को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, है ना। इस रोग में मूत्र के निष्कासन की दर बढ़ जाती है, जिसे पॉलीयूरेमिया कहा जाता है। ठीक है। ये जल तथा लवणों में संतुलन बनाता है। ये जल निष्कासन की दर इसमें धीमी करता है ना। रेगिस्तान के जानवरों में इस हार्मोन की अधिकता पाई जाती है। चाय, कॉफी, अल्कोहल आदि का सेवन करने वालों में इस हार्मोन की, एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे उनमें डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग हो जाता है, जिससे व्यक्ति बार बार यूरिन का त्याग करता है। यह पॉलीयूरेमिया कहलाती है ये डिजीज। ठीक है। तो हमने 9 टाइप के हार्मोन्स पढ़े, जिनके बारे में जाना कि पीयूष ग्रंथि जो है वो 9 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसमें है पहला ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम गोनेडोट्रोपिक या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर है प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन, फिर है एसीटीएच एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर उसके बाद है एमएसएच मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर है टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है। फिर है एडीएच, जिसे वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये 9 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है, अदर ग्लैंड्स पे अपना प्रभुत्व जमाए रखता है, और पीयूष ग्रंथि पे जो अपना प्रभुत्व जमाता है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। मास्टर का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। तो इस प्रकार आज हमने पीयूष ग्लैंड के बारे में पढ़ा, पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा। अब कल हम अदर ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।